हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस के पेशेंट को किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए ताकि पैरालिसिस का पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके अपनी बीमारी से। क्योंकि जब भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, चाहे हेमरेज की वजह से है या क्लॉट की वजह से है, दोनों ही कंडीशन में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट के मूवमेंट में लॉस देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर जो हेमरेज है, क्लॉट है, किस ब्रेन के एरिया के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि पेशेंट का बॉडी पार्ट कौन सा वर्क नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए किसी पेशेंट के ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया के अंदर क्लॉट आया है या हेमरेज हुआ है। ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया आपका कंट्रोल करता है स्पीच को, तो पेशेंट के स्पीच में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एरियाज़ होते हैं ब्रेन के अंदर जो आपकी छोटी छोटी फंक्शनिंग को, बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। देखने में बहुत आसान नज़र आती हैं चीज़ें, जब आपकी बॉडी नॉर्मल होती है, हेल्दी होती है, आप नॉर्मली मूव कर रहे हो, अपना हर काम कर रहे हो, तो पेशेंट कभी सोचता भी नहीं कि इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब अचानक से किसी को स्ट्रोक होता है, चाहे हेमरेज की वजह से है, क्लॉट की वजह से है, तो ब्रेन जो ऑर्गन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ हैं, छोटे छोटे ब्लड सप्लाई है जो ब्रेन को संभाले रखती है, ब्रेन की फंक्शनिंग को संभालती है, उसकी हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखती है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती है, आपकी ऑक्सीजन है, ब्लड सप्लाई है, प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक जानी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर ब्रेन को नरिशमेंट ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है तो क्या देखने को मिलता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। अब ब्रेन की फंक्शनिंग जब हैम्पर होनी स्टार्ट होती है, चाहे पेशेंट का ब्रेन के कुछ एरिया में क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, अब वो ब्रेन का हिस्सा डेड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई अब ठीक तरीके से नहीं जा रही है। चाहे वहाँ पे हेमरेज हुआ, वहाँ की वेसल्स रप्चर हो गई, नस फट गई हाई ब्लड प्रेशर के कारण, या फिर पेशेंट की बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट थी कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया, खून का थक्का जम गया। अब जब ऐसी दोनों कंडीशंस क्रिएट होती है तो पेशेंट की फंक्शनिंग पे असर आना स्टार्ट होता है, बॉडी के फंक्शनिंग पे, क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा जहाँ पर क्लॉट आया है या हेमरेज हुआ है वो अब फंक्शन नहीं कर पाता, वहाँ का टिश्यू डेड हो जाता है और न्यूरॉन्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है रीजनरेट होने की। तो इसी कारण से क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट की फंक्शनिंग, बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट में लॉस होने लगता है। अब मान लीजिए किसी के लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर क्लॉट आया या हेमरेज हुआ है तो उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी इफ़ेक्ट होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया इफेक्टेड है ब्रेन का, कितना छोटा पार्ट इफेक्टेड है या कौन सा स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी मूवमेंट पे लॉस होगा। चाहे आपकी स्पीच है, चाहे आपकी फेशियल मूवमेंट्स है, आपकी हैंड की मूवमेंट है, चलना फिरना है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि ब्रेन पे जो क्लॉट का, हेमरेज का इम्पैक्ट है वो कितना था, कितने टाइम के लिए था और उसकी इंटेंसिटी क्या थी। तो जब किसी को स्ट्रोक होता है तो इनिशियल कुछ जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर उस 3-4 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसे अच्छा इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाता है, फर्स्ट एड मिल जाती है, तो पेशेंट आगे चल आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचता चला जाता है और स्ट्रोक का इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है कि जब भी किसी को स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले उसका MRI CT स्कैन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है किस टाइप का ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को देना है। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर क्लॉट है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर हेमरेज है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसमें इनिशियली माइनर सा डिफरेंस ये है कि अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है तो पेशेंट को हमें ब्लड थिनर्स पे इनिशियली रखा जाता है, उनको इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में TPA 3-4 आवर्स में दिया जाता है, या फिर पेशेंट को आगे लाइफ टाइम के लिए ब्लड थिनर्स पर डॉक्टर्स रखते हैं, ताकि बार बार पेशेंट की बॉडी के अंदर टेंडेंसी जो ये तैयार हो गई है ब्लड क्लॉट की वो ना हो और आपकी जो कंडीशन है वो और ख़राब ना हो, डिटेरियोरेट ना होती चले जाए। तो ये इनिशियल जो फर्स्ट एड का पीरियड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी को हेमरेज की वजह से दिक्कत हुई है तो वहाँ पर हमें उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और पेशेंट अगर मूवमेंट में बहुत ज़्यादा लॉस आ गया है तो उसकी फिर हम
उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन जब शेड्यूल बनाया जाता है, उसकी रिकवरी का फेज स्टार्ट होता है, उसके अंदर डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है, तो बाकी हेल्दी ब्रेन को हमें पूरा नरिशमेंट देना है, सारे मसल्स को नरिशमेंट चाहिए, पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ताकि दोबारा से हम अपने इंडिपेंडेंट कंडीशन तक वापस आ सकें। तो बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट की डाइट को बहुत हेल्दी रखा जाए, बहुत अच्छा रखा जाए, एनर्जी रिच रखा जाए। इनिशियली जब पेशेंट बेड रिडन है तो उसको लाइट डाइट पे रखा जाता है, जैसे लाइट फूड, सेमी सॉलिड फूड्स पे रखा जाता है। अगर वो खा नहीं पा रहा है, स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, खाना चबाने में दिक्कत है, तो पेशेंट को मिल्क पे सूप्स दे सकते हैं या फिर दाल का पानी दे सकते हो, वो इनिशियली चीज़ें दी जाती है। बट एक बार जब पेशेंट थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट कर गया है और खाना च्यू कर पाता है या फिर कुछ कुछ मूवमेंट अब बॉडी के अंदर आ गई है, तो पेशेंट को हाई एनर्जी फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ताकि पेशेंट अच्छे से अपनी मसल्स की जो फंक्शनिंग में लॉस आया है उसको रीगेन करने के लिए पूरी एक्सरसाइजेस कर सके, पूरी एफ़र्ट लगा सके। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर वीकनेस है, बॉडी के अंदर एनर्जी है ही नहीं, तो पेशेंट के लिए हर एक काम को करना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत वीक हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी पेशेंट्स के अंदर या तो हेमरेज हुआ है या फिर क्लॉट आया है, अगर वो पहले से बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, तो उनके खाने में हमें सॉल्ट और शुगर के इंटेक को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, मेडिसिन देने के बावजूद भी बढ़ रहा है, तो उनकी सॉल्ट की अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, उनका टाइप ऑफ सॉल्ट चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, उन्हें हम सेंधा नमक की तरफ स्विच करवाते हैं। और साथ के साथ बीपी की मॉनिटरिंग हमें डेली करनी होती है, ताकि पेशेंट का बीपी शूट अप ना करे, क्योंकि एक बार जो दिक्कत बनी थी वो दोबारा भी हो सकती है, तो हमें उसके लिए प्रिकॉशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके बीपी और शुगर के मरीज़ ऑलरेडी हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं, उनकी डाइट के अंदर हमें सॉल्ट का, शुगर का, कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्ची फूड्स का, जैसे कि आपके आलू है, चावल है, इनके रिगार्डिंग हमें ख़ास ध्यान रखना है कि इनका इंटेक हम ना करें। और जिन पेशेंट्स को हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रहती है, तो डीप फ्राइड फूड आइटम्स या फिर फैटी फूड्स जैसे ऑयल, घी, बटर, इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड अमाउंट में करना होता है। वो भी डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो ही आपको करना है। अब जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, उसमें भी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि क्या आइटम्स हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। तो जब बात आती है पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी की, तो सबसे पहले कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे विटामिन्स सबसे सामने आते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी और ज़्यादा वीक होती चली जाती है, बॉडी के अंदर पेन जनरेट होता है, बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही होती है। अब पेशेंट की अगर रिकवरी हमें अच्छे तरीके से करवानी है, तो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं उनकी अमाउंट हम अच्छे से दे सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को रिकवर करवाने में, रिजुविनेट करवाने में मदद करते हैं, ना कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इनका एक ही बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी तो बूस्ट कर देते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ने नहीं देते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स का हमें खास ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करते हुए बॉडी को रिकवर करवाने में मदद करते हैं। अब बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हमें होती है, क्योंकि बॉडी की फंक्शनिंग को दोबारा वापस लाना है, दोबारा हमें चलने फिरने लायक बन रहा है, एनर्जी का सोर्स पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एनर्जेटिक है तो आप जितनी मर्ज़ी आपको एक्सरसाइज करनी है आप कर पाते हो और पेशेंट अच्छे से जल्दी से रिकवर हो जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कुछ सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी जो हम पेशेंट की डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसमें क्या आता है, आपके नट्स में भी स्पेशली बादाम है, अखरोट है और अलसी के बीज हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अमाउंट बहुत अच्छी होती है और ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं, बॉडी के अंदर इन्हांस करते हैं और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को फाइट करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, रात में उसे भिगो के रख दीजिए, सुबह
अगर पेशेंट च्यू कर सकता है तो दूध के साथ वैसे ही चबाकर खा लेगा। अगर पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है कि च्यू कर पाता है, उसे दिक्कत होती है स्वॉलो करने में, निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी टंग की मूवमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है पैरालिसिस के बाद, तो उस कंडीशन में आप दूध के अंदर उसे ब्लेंड करके, ग्राइंड करके पेशेंट को दे सकते हो। वैसे ही अलसी के बीज होते हैं, आप या चाहो तो उसको हल्का सा रोस्ट करके पेशेंट को खाने के लिए, चबाने के लिए दे सकते हो। अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको भी आप क्रश करके पानी के साथ, दूध के साथ पेशेंट को दे सकते हो। अब जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम एक और सोर्स की हेल्प से दे सकते हैं। उसके अंदर आता है फ़िश में भी सैल्मन फ़िश होती है, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो पेशेंट वो कंज्यूम कर सकते हैं। बस हमें एक ध्यान क्या रखना है, फ़िश को हम फ्राइड फॉर्म में नहीं देंगे, उसको हम ग्रिल्ड या रोस्टेड फॉर्म में देंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल, घी, बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर हम इस फॉर्म में नट्स को, फ़िश को यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होने में सक्षम होता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में अब एनर्जी का सोर्स अच्छा है। जब भी किसी पेशेंट को हमें रिकवर करवाना है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैं क्या देखती हूँ, जब भी पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डर के मारे खाना नहीं खा रहे होते हैं, या एक फेज़ ऐसा आता है जब उन्हें भूख लगनी कम हो जाती है क्योंकि एक सा खाना वो डेली खा रहे होते हैं, या तो पेशेंट्स को बिल्कुल बॉइल्ड फूड पे डाल दिया जाता है। उसके कंडीशन के अंदर पेशेंट में वीकनेस जनरेट होती है। तो इस वीकनेस को फाइट करने के लिए कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स एसेंशियल हैं बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए, जो आपकी मसल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं। क्योंकि जो पैरालिसिस है वो एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक नर्व्स का डिसऑर्डर है, एक ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ब्रेन का कुछ हिस्सा फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो बाकी हमें नर्वस सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड तक जो कंडक्शन जा रही है, जो सिग्नल जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाते रहने के लिए हमें एनर्जी की सोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बॉडी के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, वो है विटामिन डी। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए? हमारी जितनी भी मसल्स की फंक्शनिंग है, एक्टिविटीज़ है, उनको इन्हांस करता है विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशिएंसी के साथ पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? पेशेंट की बॉडी में नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, झंझनाहट होना, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, बॉडी एक बने रहना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब जो विटामिन डी है वो हमारी माइक्रो सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करता है। वो मदद करता है सारे ऑर्गन्स तक अंदर जो भी ब्लड सप्लाई है उसको अच्छे से पहुंचाने में, ऑक्सीजन भी पहुंचाने में। तो अगर हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट की बॉडी में पेन, झंझनाहट होना, दर्द होना, नमनेस होना, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और जब पैरालिसिस का पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है इस बीमारी से, तो उसके अंदर अगर हम विटामिन डी की अच्छी अमाउंट रखते हैं बॉडी के अंदर डाइट के थ्रू, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। अब विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके मिल्क प्रोडक्ट्स। बट जब पैरालिसिस का पेशेंट मेडिसिन स्टार्ट करता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, उसमें कुछ चीज़ें, सोर आइटम्स, खट्टी चीज़ें मना होती हैं। तो हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि आप मिल्क, डबल टोन मिल्क या गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं बिना मलाई के। वो आप यूज़ कर सकते हो, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन अप करने में दोबारा हेल्प करेगा। मशरूम्स है, बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर एग्स है, फ़िश है, उनके अंदर विटामिन डी भरपूर होता है। और जितनी भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो पेशेंट को अगर घी इस्तेमाल करना है तो गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में। ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करके नहीं खाना है। अगर आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है तड़के में, छौंक में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक्सीड नहीं करना है कि खाने के ऊपर तैर रहा है। बहुत माइल्ड सा कुकिंग में अलाउड होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट के खाने के अंदर फ्लेवर भी बना रहे, टेस्ट भी बना रहे, ताकि पेशेंट खाना खाते रहे और वीकनेस का शिकार ना हो। क्योंकि एक फेज़ ऐसा आता है जब पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है, तो वो कंडीशन हमें जनरेट नहीं होने देनी है।
अब हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनरल के बारे में जो बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छे से हो सके। वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताऊंगी। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स की फंक्शनिंग में मदद करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मसल्स की रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, उनको कंट्रोल करता है। साथ के साथ आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो मदद करता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करने में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हीलिंग में। जहाँ भी हमें हीलिंग दोबारा लानी है वहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो सफिशेंट अमाउंट में होना बॉडी के अंदर ज़रूरी है। उसका जो सोर्स है जिससे हम फूड के थ्रू अपनी बॉडी में उसको अच्छे से बनाए रख सकते हैं, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट की डाइट के अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है डेली बेसिस पे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे ही चाहे, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तैयार ना हो। जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तैयार होती है तो कुछ सिम्टम्स बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, जैसे कि नमनेस होना, झंझनाहट होना, पेन जनरेट होना, और पेशेंट के मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स के अंदर स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। अब मसल स्पाज्म जब जनरेट होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो पेशेंट के वहाँ के मसल्स हार्ड होने लगते हैं, टाइटनिंग आ जाती है। अब पेशेंट को हमें एक्सरसाइज करवानी है तो वहाँ के मसल्स की जो टोनिसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब पेशेंट की अगर मसल बिल्कुल टाइट है, बाजू खुल ही नहीं पा रही है, अकड़न बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन के अंदर मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स अगर हम उसकी डाइट में ऐड करते हैं तो वो पेशेंट को रिकवर होने में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स के अंदर आपकी जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आती हैं। अब उसके अंदर आपका पालक है, भिंडी है, वो भी आप साथ में खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ के साथ फिग, अंजीर बहुत अच्छा सोर्स होता है मैग्नीशियम का। बनाना के अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बट जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, उनको क्वांटिटी लिमिट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि शुगर कंटेंट भी ज़्यादा जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आपकी डाइट के अंदर जितने भी लेग्यूम्स हैं, जितनी भी बीन्स हैं, सोयाबीन है, आपके काले चने हैं, वाइट चने हैं, ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी प्रेजेंट होती है। साथ के साथ आपका बादाम के अंदर भी मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो आप बादाम को भिगो के, अंजीर को रात को भिगो के रख सकते हो, सुबह दूध के अंदर या तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, या पेशेंट अगर वैसे ही चबा के ले पाता है तो वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है पेशेंट्स के लिए। सीड्स के अंदर, पम्पकिन सीड्स के अंदर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है मैग्नीशियम की, जो पेशेंट को रिकवर होने में हेल्प करता है। तो डेली आपकी डाइट के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप इन फूड आइटम्स की ऐड कर सकते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी में एनर्जी भरपूर बनी रहे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। B12 हमारी बॉडी में नर्व्स की जितनी भी सिंथेसिस है, नर्व्स का जितना भी रेगुलेशन है, नर्व्स के जितने भी फंक्शनिंग है, उनको सपोर्ट करता है क्योंकि हमारी जो नर्व्स के अराउंड माइलिन शीथ है वो विटामिन B12 की मदद से अच्छे से प्रमोट होती है, बनती है और नर्व्स को स्ट्रेंथन अप करती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें विटामिन B12 एनरिच्ड फूड आइटम्स का इंटेक काफ़ी अमाउंट में करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को कन्फ्यूजन बने रहना, मेमोरी लॉस होना, हेलुसिनेशंस बनना और बॉडी के अंदर पेन बनना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। जब ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहा है पैरालिसिस से, तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये विटामिन भरपूर अमाउंट में हो। तो अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है या डेफिशिएंसी नहीं भी है, भरपूर भी है, तो डेली अब की डाइट के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यूरिन के रास्ते वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में फ्लश आउट होता जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होता बॉडी में, तो कोई नुकसान नहीं करता है। जितने भी नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट के अंदर एग्स हैं, फ़िश है, वो ऐड कर सकते हैं, या फिर जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट में ब्लैक ग्राम ऐड करें क्योंकि उसके अंदर B12 की अमाउंट काफ़ी होती है। क्योंकि ज़्यादातर जो B12 एनरिच्ड फूड्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर ज़्यादा आते हैं। वेजिटेरियन अगर कोई है तो
अपनी डाइट में जो पल्सेस हैं उनको ऐड करें, काला चना है उसको ऐड करें, उसके अंदर B12 की क्वांटिटी अमाउंट अच्छी होती है और पेशेंट की बॉडी को रिकवर करवाने में मदद करती है। डाइट से जो डेफिशिएंसीज दूर होती है, पूरी होती है, वो हम सप्लीमेंट से नहीं कर पाते। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो साथ में हम B12 की सप्लीमेंटेशन इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में पेशेंट को दे सकते हैं। बट हमें फोकस करना है सबसे पहले डाइट पे, क्योंकि डाइट एक ऐसा मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी डेली रूटीन का जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। डेली कुछ कुछ क्वांटिटी में सारी बैलेंस्ड कंप्लीट डाइट जाना बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज तैयार ना हो। सप्लीमेंटेशन तो हमें तो करनी पड़ती है अगर बॉडी बहुत डेफिसिट हो रही है इन चीज़ों से, तो वो डेफिशिएंसीज तक हम पहुँचे ही ना। इसलिए हमें अपनी जो डेली डाइट है उसको अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी है, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। आई होप अब आप क्लियर होंगे कि किस टाइप का डाइट देने से पैरालिसिस का पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकता है, क्योंकि हमें पेशेंट की बॉडी में वीकनेस को बिल्कुल जनरेट नहीं होने देना है। क्योंकि जब भी ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है, दोबारा से कनेक्शंस बनाने हैं, जो हेल्दी ब्रेन है वो अच्छे तरीके से दोबारा से कनेक्शंस बनाए ताकि सिग्नल जाना शुरू हो आपके हाथ पैर की तरफ, उसके लिए हमें नरिशमेंट चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? डाइट के थ्रू। जब भी हम किसी पैरालिसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उसके डाइट पे मेजर फोकस रखा जाता है। जो चीज़ें उसको अवॉइड करनी है वो भी हाईलाइट की जाती है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें जिसको लेने से पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत तेज़ी से आ सकती है। तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हो अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और आप इस नंबर पर अपने पेशेंट की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन पेशेंट की कैसी है। उसके अकॉर्डिंग पूरा हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे पेशेंट का कि पेशेंट को किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जिनमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी हेल्पफुल टिप्स आपको जो मदद करेंगी पैरालिसिस जैसी बीमारी से जल्दी रिकवर करवाने के लिए। तब तक के लिए आप अच्छे से डाइट को फॉलो कीजिए और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।